राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची कहानी है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यही देहरादून में ही एक प्रकाश नगर का इलाका है। इसी इलाके में एक राजेश गुलाटी नाम का एक शख्स रहता था, जिसकी पत्नी पिछले 57 दिनों से घर से लापता थी, गायब थी। जिसको लेके वो काफ़ी परेशान रहता था और उसके अपने ससुराल वालों से भी, अपने घर वालों से भी कहता था कि मैं अपने बच्चों को देखूं या अपना काम देखूं। उसके दो बच्चे थे, 8 साल के जुड़वा बच्चे थे। वो उनको लेके भी काफ़ी परेशान था, उनके भविष्य को लेकर भी काफ़ी परेशान रहता था। इसी बीच राजेश गुलाटी का साला एस के चौधरी उसके घर आता है और कहता है, दीदी पिछले 57 दिनों से गायब हैं और आपने अभी तक किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखवाई नहीं या गुमशुदगी का मामला क्यों नहीं दर्ज कराया। इस पर राजेश गुलाटी कहता है कि वो अपनी मर्जी से गई है तो थाने में जाके चौकी में जाने से क्या फायदा होगा। पर इस पर एस के चौधरी कहता है कि अगर दीदी कहीं चली भी गई हैं या किसी के साथ भी चली गई हैं, पर आपको तो फर्ज बनता है कि किसी थाने में जाके इस मामले की जानकारी दें, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं और उनका पता लगाने की कोशिश करें। जब बार बार एस के चौधरी राजेश गुलाटी से जिद करता है थाने जाने की, तो इस पर राजेश तैयार हो जाता है। कहता ठीक है, मैं नहा धो के आता हूँ, फिर चलते हैं किसी थाने में चल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसके बाद राजेश नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और उसका साला एस के चौधरी वहीं बैठ के बरामदे में उसका इंतजार करता है। तभी एस के चौधरी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो देखता है तो वो मैसेज उसकी ही बहन अनुपमा चौधरी के फ़ोन से आया होता है। वो चेक करता है तो उस मैसेज में लिखा होता है कि भैया आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं घर पे नहीं आऊँगी, मैं कहीं और किसी के साथ चली गई हूँ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ा सा एस के चौधरी का माथा ठनकता है कि 57 दिन से कुछ भी कोई सूचना नहीं मिली, कोई मैसेज नहीं मिला, और आज जैसे ही मैं यहाँ घर पे आया हूँ और थाने जाने की बात हो रही है, तो वैसे ही तुरंत मेरे पास मेरी बहन का मैसेज कैसे अपना शक जाहिर नहीं करता है। जब राजेश गुलाटी वहाँ से नहा के लौटता है तो वो उसी मैसेज को राजेश को दिखाता है और कहता है कि दीदी का मैसेज आया है और उसमें लिखा है कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश न करो भैया, मैं घर नहीं लौटूंगी। तो इस पर राजेश कहता है, देखो मैंने पहले ही कहा था वो किसी के साथ चली गई है और वो नहीं आएगी। थाने चौकी जाने से या रिपोर्ट लिखवाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस पे इस पे राजेश का साला कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई चली भी गई है, नहीं भी आएंगी, पर हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी थाने में चलकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं और दीदी का पता लगाने की कोशिश करें। जब बार बार वो साला जिद करता है तो वो पास के थाने में जाते हैं और वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पर राजेश का साला अकेले में जाके पुलिस वाले को अपने जीजा पर शक होने की बात कहता है कि 57 दिन से कोई मैसेज नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई, पर जैसे ही आज मैं थाने जाने के लिए राजेश गुलाटी घर पहुंचा, तभी मेरे फ़ोन पे मेरी बहन का मैसेज आ गया। आज से पहले ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली, ना कोई मैसेज मिला। इससे पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हें शक है तो तुम घर चलो, हम वहीं आते हैं, वहीं छानबीन करेंगे, आगे की बात कार्रवाई वहीं करेंगे। और ये सब बोल के पुलिस वाले उनको घर भेज देते हैं। इसके बाद राजेश और एस के चौधरी अपने घर आ जाते हैं और पुलिस का इंतजार पुलिस टीम राजेश के घर पहुंचती है और पूरी जानकारी मामले की लेती है। तो इस पर राजेश बताता है कि अक्सर हम दोनों में किस छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था और वो 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाती थी। पर अब की बार वो 57 दिन से पिछले नहीं आई है, ना ही इसकी कोई खैर खबर आई है। पर आज उसके भाई के फ़ोन पे एक मैसेज आया है कि वो नहीं आएगी, वो किसी और के साथ चली गई है। इससे पुलिस कहती है, ठीक है, पर तुमने 57 दिन से तुम्हारी बीवी लापता थी तो तुमने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो कहता है, साहब वो आए दिन चली जाती थी और उसका किसी के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने बदनामी के डर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं। उसके बयान लेके वहां से निकल रही होती है, तभी एक पुलिस वाले की नज़र वहां रखे एक कोने में फ्रीजर पड़ती है। वो देखती है कि फ्रीजर, बड़ा फ्रीजर, डीप फ्रीजर पड़ा है और उस पर एक ताला लगा हुआ है। एक नॉर्मल फ्रीजर नहीं था, वो डीप फ्रीजर था, जो कि सिर्फ दुकानों में होता है या बड़े बड़े मॉलों में होता है, क्योंकि उसमें या तो आइसक्रीम रखी जाती है या जैसे डेयरी वगैरह में रखी जाती है, इसलिए वो काम आता है। इस पर उस कांस्टेबल ने जब उसको देखा फ्रीजर को, तो उसने अपने बड़े अधिकारी को बताया कि साहब कोने में एक फ्रीजर रखा है जिस पर ताला लगा है, और ये फ्रीजर कोई नॉर्मल फ्रीजर नहीं है, ये घरों में फ्रीजर बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सिर्फ दुकानों में या मॉलों में होते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अफसर को भी देख के थोड़ा शक हुआ। उसने पुलिस वाले ने राजेश से पूछा कि ये फ्रीजर यहाँ क्या कर रहा है, इसका क्या काम है और इस फ्रीजर में ताला क्यों लगा है। जब फ्रीजर की बात आई तो राजेश थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, इस फ्रीजर पे ताला मेरी पत्नी अनुपमा ने लगाया था, अब पता नहीं उसने क्या रखा है क्या नहीं, वही जाने। तो कहते हैं, इसकी चाबी कहाँ है। तो कहता है, चाबी भी मुझे नहीं पता है, इस चाबी का पता अनुपमा का था, मुझे नहीं पता है। जब थोड़ा पुलिस वाले सख्ती से बात करते हैं और उस पर सख्ती दिखाते हैं तो वो टूट जाता है और एक चाबी ला देता है फ्रीजर की। इसके बाद पुलिस वाले उस फ्रीजर का ताला खोलते हैं और उसमें देखते हैं काली पन्नियों में कुछ रखा हुआ होता है। तो एक पुलिस वाला उस पन्नी को निकालता है तो उसमें मीट रखा होता है। कोई नॉर्मल बात थी, उसमें मीट रखा होता है, ये बहुत नॉर्मल था कि घर में लोग मीट खाते हैं तो फ्रीजर में या फ्रिज में रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जब पुलिस वाला दूसरी पन्नी निकालता है उसमें मीट होता है, तीसरी निकालता है उसमें मीट होता है। अब उसको थोड़ा
डाउट होता है और सोचता है कि इतना मीट ये क्या करता है। जब वो चौथी खोलता है, चौथी पन्नी खोलते ही पुलिस वाला दंग रह जाता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि चौथी पन्नी में कोई नॉर्मल मीट या मांस नहीं था। उसके अंदर एक इंसान का हाथ था, पंजा था। ये देखते ही पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं और हैरत पड़ जाते हैं। अब इसके बाद अब इसके बाद पुलिस जो है और पन्ने को खोलने की कोशिश करती है, सो समझ जाती है कि सारे एक इंसानी मांस है, इंसानी अंग है। इसके बाद पुलिस राजेश को सख्ती से पूछती है और सच बताने को कहती है, नहीं तो कहती है कि अंजाम इसका बहुत बुरा होगा, तुम प्यार से सच बता दो। इसके बाद उसी फ्रीजर के पास टेक लगाकर राजेश बैठ जाता है और बुरी तरीके से रोने लगता है और कहता है, साहब मेरी बीबी कहीं गई नहीं है, कहीं भागी नहीं है, ये टुकड़े मेरी बीबी के लाश के हैं। इतना सुनते ही पुलिस वालों को पैर तले जमीन खिसक गई और उसका जो भाई था इसके चौधरी, वो भी रोने लगा और कहने लगा, मेरी बहन के तुमने टुकड़े क्यों कर दिए, क्या बात थी बताओ। जब वो रो रहा होता है तो पुलिस को और गुस्सा आने लगता है और पुलिस कहती है, नाटक बंद करो और जो हुआ है और जो तुमने कर्म किया है सच बताओ, ऐसा क्यों किया और कब किया। अब इसके बाद एक कहानी निकल के 1999 में इन दोनों ने दिल्ली के ही कॉलेज से एमसी की पढ़ाई की थी। दोनों ने एक कोर्स किया था, एक कॉलेज से किया था, तो दोनों में प्यार हो जाता है। ये शादी करना चाहते थे पर घर वाले शादी के खिलाफ थे। फिर इन दोनों ने अपनी भाग के अपने घर से अलग होकर बिना घर वाली मर्जी से शादी कर ली। उसके बाद अच्छे पढ़े लिखे थे तो इनको एक अमेरिका में नौकरी मिल जाती है दोनों को। उसके बाद ये अमेरिका चले जाते हैं। पर कुछ महीनों बाद अनुपमा को जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो अनुपमा को उन बच्चों के फ्यूचर की दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी और उसको सोचने लगी कि यहाँ रह के इन बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं हो पाएगा। तो वो समझाती है राजेश को कि हम चलते हैं इंडिया, वहीं कुछ काम करेंगे, नौकरी मिल जाएगी तो वहीं रहेंगे। इसके बाद अमेरिका से अब ये कोलकाता आ जाते हैं। कोलकाता आने के बाद राजेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। पर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद ही राजेश को वहीं की एक लड़की से, ऑफिस की लड़की से प्यार हो जाता है और ये खबर धीरे धीरे अनुपमा तक पहुंच जाती है। अब इसको लेकर इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। जब झगड़ा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने, जज ने इसके ऊपर एक पेनल्टी लगाई और कहा कि तुम्हें हर महीने 20,000 रुपये अपनी पत्नी को जीवन व्यापनी के रूप में, भत्ते के रूप में देना होगा और तुम दोनों तलाक ले सकते हो, अलग हो सकते हो। पर इसके राजेश तलाक लेना नहीं चाहता था। वो अपनी बीवी कोर्ट से बार समझाता है और ये दोनों कहते हैं जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उस बात को, आप अपना जीवन नए स्तर से शुरू करेंगे। पत्नी भी दोनों के बच्चों को भविष्य लेकर मान जाती है, कहती ठीक है पर आइंदा ऐसा कोई काम मत करना जिससे फिर दोबारा ऐसा कोई बात हो। राजेश कहता ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, क्या कोई शिकायत का मौका तुम्हें नहीं दूंगा। अब इसके बाद अनुपमा और राजेश अब कोलकाता छोड़ देते हैं और ये उत्तराखंड के देहरादून में आकर रहने लगते हैं और राजेश यहीं पर काम करने लगता है। पर अनुपमा के मन में वो शक था, वो कभी जा ही नहीं रहा था। अब उस शक के बिना पर ही खाली अनुपमा आए दिन राजेश से झगड़ा करने लगी और कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता कि झगड़ा मारपीट बढ़ जाता। बच्चे बड़े हो रहे थे पर इन दोनों को झगड़ों में कोई कमी नहीं आ रही थी। 17 अक्टूबर 2010 को इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो रहा था। बच्चे स्कूल गए हुए थे और झगड़ा मारपीट तक आ जाता है। जब झगड़ा मारपीट तक आता है तो राजेश अनुपमा को धक्का दे देता है। अनुपमा का सर जो होता है दीवार से लग जाता है, वो गिर जाती है। धक्का बहुत तेज था, उसके सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब राजेश डर जाता है कि अगर ये बच गई और इसने जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी तो मेरे पे एक केस हो जाएगा और ये मुझे बख्शने वाली है नहीं। तो वो सोचता है क्यों ना इसका परमानेंटली अब वो सोचता है कि क्यों ना इसको परमानेंट के लिए ही खत्म कर दिया जाए, इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। गला घोटता है और उसके मुंह में काड़ा ठूस के उसको मार देता है और वहीं दूसरे बाथरूम में ले जाकर अंदर वाले में उसको छुपा देता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चों को खाना खिलाता है। बच्चे पूछते हैं मम्मी कहाँ है, तो कहता है बेटा मम्मी तुम्हारी कहीं बाहर गई है, किसी काम से गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। जब बच्चे सो जाते हैं तो अब वो सोचता है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए और वो सोचता है कि लाश को कहीं फेंकेगा तो हो सकता है पुलिस पहचान ले या पुलिस मुझ तक पहुंच जाए। वो एक हॉलीवुड मूवी दिख रहा होता है। तो उस मूवी के बीच में कुछ सीन आते हैं जिसमें एक पति अपनी पत्नी के मार के टुकड़े करके पन्नियों भर के फेंक देता है। अब इसको एक वहां से जुगाड़ अब उस सीन को देख के इसके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी अपनी पत्नी के टुकड़े करके फेंक दूं। इसके बाद वो कुछ पन्नियां लाता है और धारदार हथियार से जब बच्चे सो जाते हैं तो अपनी बीवी के टुकड़े करने लगता है। अब वो रोजाना थोड़े थोड़े टुकड़े करता और अपने बच्चों के सोने का इंतजार करता और बच्चे घर से बाहर होते तो उस लाश के वो टुकड़े करने लगा। धीरे धीरे वो उस टुकड़ों को 72 पन्नियों में भर देता है। अब उसको लगा कि ऐसा ना हो कि लाश के टुकड़ों से बदबू आने लगे, तो तुरंत ही जाके नया फ्रीजर लाता है और उस फ्रीजर में उन 72 पन्नियों को, टुकड़ों को रख देता है। इसके बाद फिर अब वो सोचता है कि ऐसे अकेले जाऊंगा मैं पन्नी को फेंकने, हो सकता है किसी को शक हो या पुलिस मुझे देख ले या कोई शिकायत कर दे तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ।
तो अब वो सोचता है क्यों ना बच्चों को साथ लेके जाया करेंगे घूमने के लिए, घूमने के बहाने से, और इन टुकड़ों को हम फेंक दिया करूँ। अब वो बच्चों की छुट्टियों को होने का इंतजार करता, और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती उनको घुमाने को फिराने के बहाने ले जाता, और रास्ते में पहाड़ियों में, जंगलों में उन टुकड़ों को फेंक देता था। उनमें से कुछ टुकड़े वो फेंक चुका था। अब जब ये पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस उसको उठाती है, थाने ले जाती है, और थाने के बाद पूरे मामला दर्ज करती है, उसका भाई एफआईआर लिखवाता है। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है और जेल भेज देती है। जब भी मामला कोर्ट में गया तो 15 सितंबर 2017 को अदालत ने इसको उम्र कैद की सजा दी, आजीवन कारावास की सजा दी, और साथ ही कहा जब तक ये जिंदा रहेगा, जब तक ये जेल में ही रहेगा, और साथ ही इस पर 10 लाख का जुर्माना और 75,000 रुपये राज्य कोष में जमा कराने का भी कहा गया। और अब इसके बच्चे जब 18 साल के हुए तो इसने कोर्ट में एक पैरोल के लिए अपील डाली कि साहब मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, कुछ दिन उनके साथ रहना चाहता हूँ, बहुत साल हो गए मुझे जेल में रहते हुए, कम से कम कुछ दिन के लिए मुझे पैरोल दे दी जाए। जिस कोर्ट में इसने पैरोल के लिए आवेदन दिया था, वो जज साहब भी सोच के हैरान थे, परेशान थे कि इसको पैरोल दी जाए कि नहीं दी जाए, इतने खतरनाक आदमी को समाज में छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए। और जज साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है, कृत्य है, वो बाहर छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है, अब तुम जिंदगी भर यहीं रहो और यहीं अपने जिंदगी काटो। चाहता तो अगर बीवी नहीं मान रही थी, शक था तो समझा सकता था, नहीं समझ रही थी तो जब कोर्ट ने फैसला दिया था कि तुम 20,000 रुपये महीना दो उसको, वो चाहता 20,000 रुपये देता रहता और अपनी ज़िंदगी आराम से काटता। पर थोड़े गुस्से ने उसको ऐसा कर दिया कि वो 20,000 तो छोड़िए और अपनी ज़िंदगी भर जेल में काटेगा, जेल में सलाखों में रहेगा और उसकी ज़िंदगी वहीं बीतेगी। अपना और अपने को ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।